Hello and welcome back again. We are discussing modulation techniques for wireless communication. तो लास्ट क्लास से हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, तो एक DSSS के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्ट स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी हॉप्ड स्प्रेड स्पेक्ट्रम एंड एब्रीविएटेड एज FHSS। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हॉप्ड स्प्रेड स्पेक्ट्रम। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग इन्वॉल्व्स अ पीरियोडिक चेंज ऑफ ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी। पीरियोडिकली हम ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी को चेंज करते जाएंगे, वो होगी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। सबसे पहले ये टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। अ फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिग्नल मे बी रिगार्डेड एज अ सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूलेटेड डेटा बर्स्ट विथ टाइम वेरिंग pseudo random carrier frequency. A frequency hopping signal may be regarded as a sequence of modulated data bursts with time-varying pseudo-random carrier frequencies. दोबारा मैंने इसलिए रिपीट किया ताकि ये वर्ड आपको, ये सेंटेंस आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो टाइम वेरिंग होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। स्यूडो रैंडम कैरियर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? रैंडमली हम डिसाइड करेंगे कैरियर की फ्रीक्वेंसीज को और मॉड्यूलेटेड डेटा बर्स्ट को हम ट्रांसमिट करेंगे। द सेट ऑफ पॉसिबल कैरियर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द हॉप सेट. Hopping occurs over a frequency band that includes a number of channels. बहुत सारे channels को हम लोग include करेंगे hopping के दौरान. Each channel is defined as a spectral region with a central frequency in the hop set and a bandwidth large enough to include most of the power in a narrow band modulation burst, usually FSK, having the corresponding carrier frequency. तो कैसे आप डिफाइन करेंगे? एक स्पेक्ट्रल रीजन में आप एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारी कैरियर फ्रीक्वेंसी आप कंसीडर कर रहे हैं, सपोज 10 चैनल है, 10 की कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी, उसमें से वो आपका हॉपसेट हो गया। उस हॉपसेट में आपको एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करना पड़ेगा और उस नैरो बैंड जो भी बैंडविड्थ है आपकी, जो मॉड्यूलेशन बर्स्ट की FSK मॉड्यूलेटेड होगा, वो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग से मॉड्यूलेटेड होगा, उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उस बैंडविड्थ के लिए, उस ऑफसेट के लिए ये आपकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, the bandwidth of the channel used in the offset is called as the instantaneous bandwidth. Instantaneous bandwidth भी हम बोलते हैं उस offset के bandwidth को। ठीक है, the bandwidth of the spectrum over which the hopping occurs is called the total hopping bandwidth. जिस पूरे bandwidth के ऊपर जो हम लोग hopping करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? total hopping bandwidth बोलेंगे, जिसके ऊपर हम लोग hopping perform कर रहे हैं। Data is sent by hopping the transmitter carrier to seemingly random channels which are known only to desired receiver. ठीक है, एक तरीके की कोडिंग हो गई। डिजायर्ड रिसीवर को ही पता होगा कि भाई कौन से चैनल से आपका डेटा आने वाला है। ऑन ईच चैनल स्मॉल बर्स्ट ऑफ डेटा आर सेंट यूजिंग कन्वेंशनल नैरो बैंड मॉड्यूलेशन बिफोर द ट्रांसमिटर हॉप्स अगेन. इफ ओनली अ सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी, मतलब सिंगल चैनल, इज यूज्ड ऑन ईच हॉप, डिजिटल डेटा मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड सिंगल चैनल मॉड्यूलेशन. फिगर 5.51 shows a single channel FHSS system. देख लेते हैं भाई फिगर 5.11 को, ये 5.51 को। तो ये है आपका 5.51 का ट्रांसमीटर और ये है उसका रिसीवर, है ना। ट्रांसमीटर और रिसीवर का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीजें ऊपर लिखी हुई हैं। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन हॉप्स इज कॉल्ड द हॉप ड्यूरेशन और द हॉपिंग पीरियड एंड इट इज डिनोटेड बाय TH. The total hopping bandwidth and the instantaneous bandwidth are denoted by WSS and B. बैंडविड्थ को हम लोग WSS से और इंस्टेंटेनियस बैंडविड्थ को B से डिनोट करेंगे रिस्पेक्टिवली, और जो प्रोसेसिंग गेन होगी वो WSS अपॉन B होगी किसी भी फ्रीक्वेंसी हॉप सिस्टम की। तो ये ऑसिलेटर हुआ, ये डेटा हुआ, ऑसिलेटर कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, डेटा आ रहा है, ये मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेट कर रहा है सिग्नल को, FSK मॉड्यूलेशन होगा जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया प्रीवियस पेज पे। यहाँ से फिर फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, PN सीक्वेंस जनरेटर, उसको एक क्लॉक की जरूरत होती है, उस क्लॉक से PN कोड जनरेट हो गया, PN सीक्वेंस जनरेट हुआ, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर में गया और फिर फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिग्नल जो है वो जनरेट हो गया। फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर का काम क्या होगा? आपको डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज को हेल्प करने में, कोड करने में, यहाँ से जो आ रही है हेल्प करेगा और फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिग्नल को क्या करेगा? जनरेट करेगा। ठीक है, ये हो गया ट्रांसमीटर का पार्ट। जब रिसीवर पार्ट पे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिग्नल आपके पास आएगा, एक वाइड बैंड फिल्टर आप यूज करेंगे। फिल्टर करने के बाद आप क्या करेंगे? डी हॉपिंग करेंगे उस सिग्नल की।
डी हॉपिंग करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक बैंड पास फिल्टर होगा, डीमॉड्यूलेटर होगा, और आपको जैसे फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर हम लोगों ने वहाँ पे यूज़ किया था, यहाँ पे आपको भी फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर की ज़रूरत पड़ेगी। और सिंक्रोनाइज करने के लिए आपके पास एक सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम होगा जो पीएन कोड जनरेटर को ये बताएगा कि कौन से चैनल पे कौन सा डेटा बस आ रहा है, और वो फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर के थ्रू वो वाली कैरियर फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट हो जाएगी, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इस बैंड पास फिल्टर से पास होगी, और आप डीमॉड्यूलेट करके अपना डेटा क्या कर लेंगे, रिट्रीव कर लेंगे। ये इन सिस्टम्स की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसीज को हैंडल कर रहे हैं एट द सेम टाइम इंस्टेंट, है ना। तो बैंड में बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है, तो उसके थ्रू आपको सारी चीजों को हैंडल करना है। तो एक फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग डेटा बस आपने प्रोवाइड किया हुआ है, तो उस तरीके से आपको इसको समझना पड़ेगा और वहां से आप डेटा क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे। After frequency hopping has been removed from the received signal, the resulting signal is said to be dehopped. Okay. If the frequency pattern produced by the receiver synthesizer in figure 5.5b is synchronized with the frequency pattern of the received signal, then the mixer output is a D-hop signal at a fixed different frequency. ठीक है, अगर दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन डेवलप हो जाता है तो एक डी हॉप सिग्नल जनरेट होगा जिसकी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होगी। डिफरेंस, फिक्स्ड डिफरेंस फ्रीक्वेंसी मतलब भाई आपका जो पैटर्न आया वहां से और जो आपने पैटर्न यहाँ पे दिया, उन दोनों के बीच में मैचिंग होगी। मैचिंग होने के बाद मिक्सर का आउटपुट डी हॉप होगा, है ना, और डी हॉप होने के बाद एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आपके पास जनरेट हो जाएगा। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बोलने का यहाँ मतलब ये है कि डिफरेंस फ्रीक्वेंसी बोलने का यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे कि एक रेफरेंस सिग्नल ले लीजिए, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी और एक आपकी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी, दोनों के बीच में आप डिफरेंस निकाल लेंगे और वहां से आपको एक आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है। In FH, whenever an undesired signal occupies a particular hopping channel, the noise and interference in that channel are translated in frequency so that they enter the demodulator. Thus, it is possible to have collisions in FH system where an undesired user transmits in the same channel at the same time as the desired user. ऑब्वियसली नॉइस और इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी तो हर एक सिस्टम में है। ठीक है, यहाँ पे क्या डिसएडवांटेज है भाई कि आपका कोई चैनल पे या किसी एक करियर फ्रीक्वेंसी पे कहीं पे आपको क्या मिल गया, नॉइस मिल गया, तो वो आपके डिजायर्ड सिग्नल के साथ में इंटरफियर कर सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आप एक साथ ट्रांसफर कर रहे हैं, वही तो हॉप कर रहे हैं आप, तो वहां पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आपके लिए हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग में बी क्लासिफाइड एज फास्ट और स्लो। Fast frequency hopping occurs if there is more than one frequency hop during each transmitted symbol. Thus, fast frequency hopping implies that the hopping rate equals or exceeds the information symbol rate. Slow frequency hopping occurs if one or more symbols are transmitted in the time interval between frequency hops. ठीक है, तो फास्ट फ्रीक्वेंसी हॉपिंग क्या होती है, स्लो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग क्या होती है, उसके बारे में डिस्कशन है। ठीक, if binary frequency shift keying is used, the pair of possible instantaneous frequencies changes with each hop. The frequency channel occupied by a transmitted symbol is called the transmission channel. The channel that would be occupied if the alternative symbol were transmitted is called the complementary channel. ठीक है, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। The frequency hop rate of a FH system is determined by the frequency agility of receiver synthesizer, the type of information being transmitted, the amount of redundancy used to code against the collisions, and the distance to the nearest potential interferer. किसी भी फ्रीक्वेंसी हॉप एफएच सिस्टम की या एफएचएसएस सिस्टम की अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है या उसका हॉप रेट डिटरमाइन करना है, तो बहुत सारे पैरामीटर पे ऊपर वो डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, किस किस के ऊपर डिपेंड होता है, फ्रीक्वेंसी एजाइलिटी ऑफ रिसीवर सिंथेसाइजर, कितना एजाइल है आपका रिसीवर सिंथेसाइजर फ्रीक्वेंसी के लिए। दूसरा, द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड, किस तरीके का इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है, एनालॉग है या डिजिटल है। सिमिलरली द अमाउंट ऑफ रिडंडेंसी यूज्ड, कितने रिडंडेंट बिट आपने यूज किए हैं आपके कोड करने के लिए ताकि आप कोलिजन को अवॉइड कर सकें। ठीक है, क्योंकि कोलिजन तो होगा ही होगा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज में अगर आप डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो। और नियरेस्ट जो पोटेंशियल इंटरफियरर है आपके सिग्नल के लिए, जिसको हम बोल रहे हैं अनडिजायर्ड यूजर, उसका डिस्टेंस क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आपका जो एफएचएसएस सिस्टम है उसमें इतने तरीके के
आपको कंसिडरेशन करने पड़ेंगे अगर आपको उसके हॉप रेट को कैलकुलेट करना है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था। तो जरा इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, क्या दिया हुआ है? अ डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम विद के मल्टीपल एक्सेस यूजर्स इज शोन इन फिगर 5.52। नेक्स्ट पेज में दिया होगा एज्यूम ईच यूजर हैज पीएन सीक्वेंस विद एन चिप्स पर मैसेज सिंबल और उसका पर मैसेज सिंबल पीरियड टी सच दैट एन टी से इक्वल्स टू टी। ये वैसा ही है जैसे नाइक्विस्ट रेट हम लेते हैं। द ट्रांसमिटेड सिग्नल ऑफ kth यूजर कैन बी एक्सप्रेस, kth मतलब नंबर ऑफ के यूजर्स हैं और आप लोग उससे उस तरीके से उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से उसका कैलकुलेशन आ जाता है। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको नहीं करना है। ठीक है, ये आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपकी मॉड्यूलेटेड डेटा हो गया, ये पीकेटी आपका जो है ओपीएन सीक्वेंस का कोड है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का आपके पास डेटा है और ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो pkt is the pn code sequence of the kth user, mkt is the data sequence of the kth user. The received signal will consist of sum of k different transmitted signals. ठीक है, reception is accomplished by correlating the received signal with the appropriate signature sequence to produce a decision variable. The decision variable of the I transmitter bit of user 1 is, इस तरीके से आप उस decision variable को कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, ऊपर वाला इक्वेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है, के यूजर्स हैं इसमें। के यूजर मतलब देखिए आप 1 2 3 ऐसे करके के यूजर्स आ जाएंगे। ये टाउ 1 से लेकर के टाउ के तक का आपका कहना चाहिए हॉपिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसको। ये M1T टू MKT मतलब इतने नंबर ऑफ सिग्नल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये समर है जो सम कर रहा है सिग्नल्स को और प्रोड्यूस कर रहा है आपका डेटा। ठीक है, मॉडल ऑफ के यूजर्स इन CDMA स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिस्टम, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सिस्टम। ठीक है, तो ये फिर उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये समर के जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ठीक, ये रिसीवर पार्ट हो गया उसका, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसको और ज्यादा डिटेल में जाने की आप लोग को जरूरत नहीं है, ऊपर के सीक्वेंस आपके लिए बहुत है। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ डेफिनेट आउटपुट निकल रहा होगा वो आपको कंसिडर कर लेना है। तो ये लास्ट पैराग्राफ में हम लोग सीधे आते हैं, ऊपर के दो इक्वेशन आप ध्यान में रखेंगे, फिगर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? दिस इज दी इररिड्यूसिबल एरर फ्लो ड्यू टू मल्टीपल एक्सेस इंटरफेरेंस। कौन सा इररिड्यूसिबल एरर आ रहा है आपके पास? ये ऊपर वाले सिस्टम में दिया हुआ है। ठीक है, ये कैलकुलेशन करके यहाँ पे एरर कैलकुलेट किया गया है कि जब हम ये सिस्टम यूज करेंगे तो DSS यूज करेंगे तो कौन सा एरर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एरर पे ना जाके हम इसके डिस्क्रिप्शन पे ज्यादा जाते हैं। दिस इज द इररिड्यूसिबल एरर फ्लो ड्यू टू द मल्टीपल एक्सेस इंटरफेरेंस एंड assumes that all interferers provide equal power the same as the desired user। मतलब ये ऐसा हो गया कि 4 यूजर हैं, उसमें से एक यूजर सही डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है और 3 यूजर आपको फेक डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। या आपके लिए वो नॉइज है और सेम पावर के साथ वो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो आपके लिए तो ये बहुत ही डिफिकल्टी वाली वो बात हो जाएगी कि किस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सही डेटा है या सही यूजर है आपके लिए। So in practice, the near far problems present difficulty for DSSS systems। नियर फार प्रॉब्लम मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है आपके नियरेस्ट है और क्या वो फ्रीक्वेंसी आपके लिए डिजायरेबल है, मतलब वो डेटा आपके लिए डिजायरेबल है या फार वाला जो डेटा है वो आपके लिए डिजायरेबल। तो नियर फार प्रॉब्लम होता है विदाउट केयरफुल पावर कंट्रोल ऑफ ईच मोबाइल यूजर वन क्लोजिंग यूजर मे डोमिनेट द रिसीव्ड सिग्नल एनर्जी एट द बेस स्टेशन मेकिंग द गॉसियन assumption inaccurate। For a large system, for a large number of users, the bit error rate is limited more by the multiple access interference than the thermal noise। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको कंसिडर करके चल सकते हैं। यहाँ पे हम जल्दी से फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रम टेक्निक का परफॉर्मेंस भी कंसिडर कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है वो BFS के मॉड्यूलेशन FS के तो यूज होगा, बाइनरी फिश फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग यूज करके हम लोग इसका मॉड्यूलेशन यूज करके इसके एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं कि कितना एफिशिएंट है इसकी परफॉर्मेंस। इफ टू यूजर्स आर नॉट साइमल्टेनियसली यूटिलाइजिंग द सेम फ्रीक्वेंसी बैंड तो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, तो इस तरीके का एरर प्रोड्यूस हो सकता है। However, if two users transmit simultaneously the same frequency band, a collision or hit occurs. In this case, it is reasonable to assume that the probability of error is 0.5. Thus, the overall probability of bit error can be modeled as like this।
तो ये दो इक्वेशन आपको याद रखना है। ये इक्वेशन तब काम आएगा जब आपकी दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, तो आपको मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट करना इजी होगा। आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई कौन सा डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है और कौन सा नहीं है। और इस केस में जब आपके पास आपको पता है कि एरर आने के चांसेस हैं, तो एरर अगर दो सिग्नल के बीच में कंसिडर कर रहे हैं तो हम 50% मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि या तो डेटा सही होगा या तो डेटा गलत होगा। तो अगर दो के बीच में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 50% एरर आपको कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे जो नीचे वाला सीक्वेंस है वो पीएच है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट है, मतलब कॉलिशन की प्रोबेबिलिटी है, विच मस्ट बी डिटरमाइंड, हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। इफ देयर आर एम पॉसिबल हॉपिंग चैनल्स, इसको हम स्लॉट बोलेंगे, देयर इज 1/m प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन इंटरफेयर विल बी प्रेजेंट इन द डिजायर्ड यूजर स्लॉट। ठीक है, इफ देयर आर k-1 इंटरफेयरिंग यूजर, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इज प्रेजेंट इन द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी स्लॉट इज दिस। तो इस तरीके से वो प्रोड्यूस होता है आपका एरर का स्लॉट। एम अगर हम लार्ज एज्यूम करेंगे तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस इक्वेशन को, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। चाहे तो आप ऊपर के दो इक्वेशन को एक्सप्लेन करके भी छोड़ सकते हैं, सारे इक्वेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। पढ़ने के लिए तो आप समझने के लिए आप समझ लीजिए, अदरवाइज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर ऑल दी इक्वेशंस। तो FHSS has an advantage over DSSS in that it is not as susceptible to the near far problem. नियर फॉर प्रॉब्लम के लिए इतना ससेप्टेबल नहीं होता। ठीक है, बिकॉज सिग्नल्स आर जनरली नॉट यूटिलाइजिंग द सेम फ्रीक्वेंसी साइमल्टेनियसली। आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सेंड कर रहे हैं डेटा। DSSS में क्या करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी में हम डेटा को सेंड करते हैं। तो द रिलेटिव पावर लेवल्स ऑफ सिग्नल्स आर नॉट एज क्रिटिकल एज इन DSSS। ठीक है, द नियर फार प्रॉब्लम इज नॉट टोटली अवॉइडेड, हाउएवर since there will be some interference caused by stronger signals bleeding into the weaker signals due to the imperfect filtering of adjacent channels। क्यों हो सकता है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है DSSS से? क्यों FHSS एडवांटेजेस है? क्योंकि हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी के बीच में इंटरफेरेंस तो होगा नहीं। तो कहाँ पे इंटरफेरेंस पॉसिबल हो सकता है? जब हम उसकी फिल्टरिंग कर रहे होंगे। तो एडजेसेंट चैनल से जब आप फिल्टरिंग करेंगे तो बहुत सारे चैनल्स हैं, सबको आप बैंड पास फिल्टर से आप उसको पास आउट कर रहे हो सकता है कि कोई स्ट्रॉन्गर सिग्नल हो जो अनडिजायर्ड हो, वो आपके वीकर सिग्नल जो डिजायर्ड हो वहां पे उसके वो ब्लीड आउट कर दे। तो उस ब्लीडिंग की वजह से आपके पास क्या हो जाए, ऐसा सिग्नल आ जाए जो आपके लिए अनडिजायर्ड है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। टू कॉम्बैट दी ओकेशनल हिट्स, जिसको हम कॉलिजन बोलते हैं, एरर करेक्शन कोडिंग इज रिक्वायर्ड ऑन ऑल ट्रांसमिशंस बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग read Solomon or other burst error correcting codes, performance can be increased dramatically even with an occasional collision। तो अगर हम ये जो है रीड सोलोमन कोड या कोई बस्ट एरर कोड अगर हम अप्लाई करें, कोडिंग टेक्निक्स है, कोडिंग टेक्निक्स आपको नहीं पढ़नी है, ये एक स्पेसिफिक कोडिंग टेक्निक है जो ट्रांसमिशन रिसेप्शन में यूज होती है। ठीक है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। तो अगर हम इस तरीके की कोडिंग टेक्निक को अप्लाई करें तो हम क्या कर सकते हैं, ओकेशनली जो कोलिजन हो रहा है उसको अवॉइड कर सकते हैं और हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट DSSS एंड FHSS सिस्टम। आपके एग्जाम में आपको पूछ सकता है इन दोनों को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करने के लिए, और दोनों के बीच में कंपैरिजन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या दोनों के बीच में कंपैरिजन है, उनके परफॉर्मेंस के एनालिसिस के बारे में भी आपसे बात की जा सकती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।